सोचिए, एक स्कूल की किताब और देश की सबसे बड़ी अदालत आमने सामने। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन भारत में ठीक यही हुआ। क्लास 8 की एक किताब के एक चैप्टर ने सुप्रीम कोर्ट को इतना कह सकते हैं नाराज कर दिया कि उन्हें एक अभूतपूर्व फैसला लेना पड़ा। तो ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये इस बड़े सवाल की है कि हम अपने बच्चों को अपने देश की असलियत के बारे में कितना सिखाएं और कैसे सिखाएं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार लाइन से। एक गोली चलाई गई और न्यायपालिका का खून बह रहा था। जी हां, ये शब्द किसी फिल्मी डायलॉग से नहीं है, ये भारत के चीफ जस्टिस के शब्द हैं। सिर्फ इस एक लाइन से अंदाजा लग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मामला कितना संगीन था। मतलब ये कोई मामूली केस नहीं था, ये उनकी नजर में एक सीधा हमला था। इससे पता चलता है कि दांव पर क्या कुछ लगा हुआ था। तो इस हमले का जवाब कोर्ट ने कैसे दिया? कह सकते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, बहुत बड़ी थी और बिल्कुल निर्णायक थी। तो हुआ ये कि 25 फरवरी 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही असाधारण था। उन्होंने एक स्कूल की किताब को बैन कर दिया। अब यह समझना जरूरी है कि यह कितना हटकर था। देखिए, कोर्ट का काम होता है कानून की व्याख्या करना, है ना? वो आमतौर पे ये तय नहीं करते कि स्कूल के सिलेबस में क्या होगा, पर इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला किया कि उन्हें सीधे दखल देना होगा। और उन्होंने ये किया कैसे? एक खास कानूनी ताकत का इस्तेमाल करके, जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस या स्वतः संज्ञान कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। कोर्ट ने इस मामले को इतना गंभीर माना कि किसी के केस फाइल करने का इंतजार ही नहीं किया। उन्होंने खुद ही इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। मतलब कोर्ट खुद चलकर इस मामले में आया। और कोर्ट का जो आदेश था वो कोई मामूली आदेश नहीं था, ये एक चौतरफा एक्शन था। सबसे पहले किताब की छपाई और पब्लिशिंग पर पूरी तरह से बैन। दूसरा, जितनी भी किताबें दुकानों में या कहीं भी हैं सबको जब्त करने का ऑर्डर। तीसरा, इंटरनेट पर मौजूद सारे डिजिटल यानी पीडीएफ वर्जन को हटाने का निर्देश। और चौथा और सबसे गंभीर, इस सब के लिए जिम्मेदार लोगों को आपराधिक अवमानना का नोटिस भेज दिया। मतलब उनसे पूछा गया कि भाई आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो सवाल उठता है कि इतना कठोर एक्शन क्यों लिया गया? क्योंकि कोर्ट की नजर में ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। उन्होंने इसे एक गहरी जड़ें जमा चुकी सुनियोजित साजिश का नाम दिया। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, साजिश। ये शब्द अपने आप में बता रहा है कि कोर्ट इसे न्यायपालिका की इज्जत पर एक सोचा समझा हमला मान रही थी। तो चलिए अब उस चैप्टर पर आते हैं जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या था उस किताब में? मामला जुड़ा है एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब से। वही किताब जो देश के लाखों बच्चे पढ़ते हैं। इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया था जिसका टाइटल था हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। और इसी चैप्टर में न्यायपालिका के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी बात की गई थी। शुरुआत हुई कुछ आंकड़ों से। सबसे पहले चैप्टर में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। बताया गया कि वहां करीब 81,000 केस पेंडिंग हैं, मतलब फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, पर यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद नंबर आता है हाई कोर्ट्स का, जो अलग अलग राज्यों में है। वहां का आंकड़ा देखिए, 62 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग। अब धीरे धीरे वो तस्वीर साफ होने लगती है जिसके बारे में किताब बात करना चाह रही थी। केस का एक बहुत बड़ा पहाड़। और फिर सबसे बड़ा आंकड़ा, जिला और निचली अदालतें जहां आम आदमी सबसे पहले जाता है, वहां पेंडिंग केस का नंबर है 4.70 करोड़, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा। यही वो विशाल बैकलॉग है जिसे किताब बच्चों को समझाना चाह रही थी। मतलब एक आम इंसान के लिए न्याय पाने का मतलब हो सकता है एक बहुत बहुत लंबा इंतजार। ये जो चार्ट है ये दिखाता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम काम कैसे करता है, एक पिरामिड की तरह। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और वो जो करोड़ों केस की बात हमने की वो सब इसी ढांचे में अलग अलग लेवल पर अटके हुए हैं। लेकिन शायद असल विवाद इन आंकड़ों पे नहीं था। असली मुद्दा था ये लाइन। किताब में सीधे सीधे लिखा था कि लोग न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं, और फिर यह भी कि गरीबों के लिए इससे न्याय पाना और मुश्किल हो जाता है। यहीं पर पहली बार भ्रष्टाचार शब्द का सीधा इस्तेमाल हुआ था। यह सिर्फ केस में देरी की बात नहीं थी, यह सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल था। और शायद यही वो चिंगारी थी जिसने पूरी आग लगाई।
और यहीं से ये पूरी बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ ये दलील है कि ये चैप्टर बच्चों को एक जरूरी हकीकत बता रहा था, और दूसरी तरफ ये दलील कि लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी स्तंभ पर एक ऐसा हमला था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोनों तर्कों को समझते हैं। एक पक्ष का मानना है कि ये एक जरूरी आलोचना थी। उनका कहना है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कोर्ट भी शामिल हैं, उनकी जांच परख होनी ही चाहिए। चुनौतियों पर बात करना जरूरी है। वहीं दूसरा पक्ष इसे एक अस्वीकार्य हमला मानता है। उनका तर्क है कि बच्चों को ये सब सिखाने से सिस्टम के प्रति उनका सम्मान कम होता है और जनता का भरोसा टूटता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, एनसीईआरटी की क्लास 8 की किताब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बात करती है, लेकिन राजनेताओं, मंत्रियों और सरकारी बाबुओं के भ्रष्टाचार का क्या? मतलब उनका कहना था कि सिर्फ एक संस्था को क्यों चुना गया, ये तो अधूरी तस्वीर दिखाने जैसा है। एक और बहुत बड़ा तर्क दिया गया बच्चों के उम्र को लेकर। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को, जिनका मन कच्चा होता है, उन्हें जुडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ाना न सिर्फ गलत है बल्कि अनैतिक भी है। डर ये था कि इससे बच्चों के मन में संस्थाओं के लिए सम्मान खत्म हो जाएगा। एक और बात थी जिसने कोर्ट की नाराजगी को बढ़ाया। किताब में भ्रष्टाचार पर अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का एक कोट भी इस्तेमाल किया गया था। सरकारी सूत्रों का दावा था कि इस कोट को उसके असली संदर्भ से हटाकर इस्तेमाल किया गया। इससे ऐसा लग रहा था मानो न्यायपालिका खुद ही अपने अंदर भ्रष्टाचार की बात मान रही हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इस लेवल पर था तो बाकी संस्थाओं जैसे NCERT और सरकार ने क्या किया? NCERT यानी जिस संस्था ने ये किताब बनाई थी, उसका रिएक्शन बहुत तेज था। उन्होंने तुरंत बिना शर्त माफी मांगी, इसे जजमेंट में हुई ये गलती बताया, किताब को अपनी वेबसाइट से हटा दिया, उसकी बिक्री पर रोक लगा दी और वादा किया कि इस विवादित चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा। मतलब साफ था, वो पीछे हटने को पूरी तरह तैयार थे। और ये सिर्फ NCERT की बात नहीं थी, सरकार में भी ऊपर तक इस चैप्टर को लेकर नाखुशी थी। ऐसी खबरें आईं कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई और शिक्षा मंत्री ने खेद व्यक्त किया। तो ये साफ हो गया कि इस मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका दोनों एक ही तरफ खड़े थे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालते हैं। ये पूरा एपिसोड हमें सिखाता क्या है, खासकर इस बारे में कि एक लोकतंत्र अपने सबसे छोटे नागरिकों को, अपने बच्चों को, अपनी ही कमियों के बारे में कैसे और कितना बताता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बच्चों को उनकी सरकार के बारे में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये फैसला आखिर करेगा कौन? क्या ये फैसला टीचर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स करेंगे या फिर वो संस्थाएं खुद करेंगी जिनके बारे में पढ़ाया जा रहा है? ये अकादमिक आज़ादी और संस्था के सम्मान के बीच की एक बहुत पुरानी और मुश्किल बहस है। और आखिर में ये तस्वीर, विडंबना देखिए। एक चैप्टर जो संस्थाओं की आलोचना पर था, उसे उसी संस्था ने चुप करा दिया जिसकी वो बात कर रहा था। किताब पर लिखा है CONCRT पुनर्प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार बन जाती है। अब सवाल यही है कि जब हम आलोचना वाले चैप्टर को ही बंद कर देते हैं तो हम अपने छात्रों को असल में क्या सिखा रहे होते हैं?